पंजाब के होशियारपुर में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं। विशेष तौर पर युवाओं के लिए केंद्रित किए गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। अगले 25 साल के विजन पर भी हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। साथियों, ये भाजपा सरकार का सौभाग्य है कि उसे गुरु रविदास से जुड़ी विरासत को सम्मान देने का अवसर मिला है। काशी में उनके जन्म स्थान का विकास किया जा रहा है। काशी में गुरु रविदास जी के जन्म स्थान पर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। वहां लंगर हॉल बना है, म्यूजियम बना है, पार्क बना है, मंदिर के आसपास सड़कें बनी हैं। कोशिश यही है कि आप लोग जब यहां से काशी आए तो आपको वहां परेशानी न हो। और इतना ही नहीं, मैं काशी का सांसद हूं, इसलिए जब भी आप काशी आए ना तो आप मेरे मेहमान हैं। और मैं मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखता हूं। साथियों, काशी में तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं। जो लोग वहां जाते आते रहते हैं वो देखते होंगे, हर बार जाएंगे कुछ न कुछ गुरु रविदास जी के चरणों में हमने समर्पित किया है। लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश में गुरु रविदास जी के विशाल स्मारक का शिलान्यास का अवसर भी मुझे ही मिला था। वहां मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है और वो कार्यक्रम ऐसा हुआ, हजारों गांवों की मिट्टी और देश की सैकड़ों नदियों के जल एकत्रित करके गुरु रविदास जी का भव्य स्मारक मंदिर वहां बनाया जा रहा है। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क का नाम भी गुरु रविदास जी के नाम पर रखा गया है। दिल्ली में भी तुगलकाबाद में गुरु रविदास जी महाराज का जो पवित्र स्थान है उसे और दिव्य बनाना भी ये हमारा संकल्प है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से जमीन की विशेष मंजूरी भी ले ली गई है। और आज जब मैं होशियारपुर आया हूं तो अपने मन की एक और बात आपको बताना चाहता हूं। आपको पता है कि हमने अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर तो बनाया। जय श्री राम। 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना और आपको खुशी होगी, ये अयोध्या में प्रभु राम जन्म स्थान का पहला लड़ाई अगर किसी ने लड़ी थी तो मेरे सिख भाई बहनों ने लड़ी थी। और तब से लड़ाई चली और आज राम मंदिर बना है। राम मंदिर तो बना,
लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए हमने अयोध्या में एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा बनाया, लेकिन हवाई अड्डे का नाम हमने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा है। यानी राम जी के पास जाना है, रामलला के पास जाना है, पहले वाल्मीकि जी के पास जाना होता है। इसी प्रकार मेरी इच्छा है कि आदमपुर एयरपोर्ट का नाम भी गुरु रविदास जी के नाम पर रखा जाए। सरकार बनने के बाद इस दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। तो आखिरी चरण के प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है और इसी के तहत आप प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान की। मेडिटेशन की जरूरत तो पहले 5 साल पहले। आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं। ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। तो मोदी ध्यान लगाने वाले हैं, लेकिन विपक्ष पहले से ही परेशान नजर आ रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के तहत कन्याकुमारी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। आज शाम से प्रधानमंत्री का 3 दिनों का ध्यान का ये कार्यक्रम है। कन्याकुमारी में ध्यान करेंगे, ध्यान लगाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। चुनाव के आखिरी चरण से पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये ध्यान का कार्यक्रम है, जिसकी एक एक डिटेल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज धार्मिक यात्रा करते हैं। इससे ऐसा तीसरी बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद ध्यान लगाएंगे। जब पहली बार 2014 में चुनाव प्रचार खत्म हुआ, तब वो महाराष्ट्र के रायगढ़ में शिवाजी के किले में पहुंचे थे और ध्यान उन्होंने लगाया था। 2019 में आपको याद होगा, तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो उत्तराखंड के केदारनाथ पहुंचे और वहां गुफा में ध्यान लगाया। इस बार वो कन्याकुमारी जा रहे हैं और यहां से भी ध्यान की तस्वीरें सामने आएंगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी अपने आध्यात्मिक प्रवास के दौरान श्री भगवती अम्मन मंदिर में दर्शन के लिए भी जाने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। और इसी मंदिर से देखिए हमारी संवाददाता सुरभि शर्मा की ये खास रिपोर्ट। कन्याकुमारी का भगवती अम्मन मंदिर। आइए आपको समुद्र के किनारे बसे इस ऐतिहासिक मंदिर के हम दर्शन करवाते हैं, जो आपको बता दें कन्याकुमारी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। और समुद्र तट के किनारे स्थित ये शानदार मंदिर दुनिया के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। कुमारी अम्मन मंदिर 108 शक्ति पीठों में से एक रूप माना जाता है। ये मंदिर देवी कन्याकुमारी का घर है और 3000 साल से भी ज़्यादा पुराने इस मंदिर को न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी है। कुमारी अम्मन मंदिर, कन्याकुमारी मंदिर समुद्र के किनारे तो है ही, भगवान शिव से विवाह करने के लिए आत्मदाह करने वाली कुमारी देवी पार्वती के अवतार के लिए इसे जाना जाता है। हालांकि कथाओं के अनुसार तो ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव और देवी कन्याकुमारी के बीच शादी नहीं हुई थी, इसलिए कन्याकुमारी ने कुमारी रहने का ही फैसला लिया। और ये भी कहा जाता है कि शादी के लिए जो अनाज इकट्ठा किया गया था उसे बिना पकाए छोड़ दिया गया और वो पत्थरों में बदल गया। हालांकि वर्तमान समय में जिस तरीके से पत्थरों को खरीदा जा सकता है वो अनाज की तरह यहाँ पर दिखते हैं। मंदिर को 8वीं शताब्दी में पंड्या सम्राटों द्वारा स्थापित किया गया था और बाद में इसे विजयनगर, चौल और नायक राजाओं द्वारा पुनर्निर्माण भी किया गया। आपको हम कन्याकुमारी के इसी अम्मन मंदिर के दर्शन तो करवा ही रहे हैं, जहाँ पर आज आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आकर दर्शन करने वाले हैं। और कन्याकुमारी मंदिर की प्रमुख देवी कुमारी अम्मन है, जिन्हें भगवती अम्मन के नाम से जाना जाता है। और देवी कन्याकुमारी की आकर्षक मूर्ति की विशेषता है कि देवी की हीरे की नथ है और नाक की नथ की चमक से संबंधित कई लोकप्रिय कहानियाँ भी ज़रूर हैं, लेकिन ये सबसे खास है क्योंकि कन्याकुमारी मंदिर की कई पौराणिक कथाएँ भी हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि ये इसकी वास्तुकला सबसे खास है। देवी कन्याकुमारी को समर्पित कुमारी अम्मन मंदिर, जो कि 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, एक प्रभावशाली वास्तुकला यहाँ पर प्रस्तुत करता है।
और यही वजह है कि दूर दूर से लोग इस मंदिर के दर्शन करने के लिए भी आते हैं। जाहिर सी बात है अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन आज हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मंदिर में आकर दर्शन करेंगे तो वो खास तस्वीर भी आज दुनिया के सामने आए, क्योंकि समुद्र किनारे बसे इस 3000 साल पुराने मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और ये सबसे खास है कि देवी को लेकर यहाँ पर जिस तरीके से लोगों के बीच चर्चा होती है, बहुत मान्यता है, धार्मिक आस्था लोगों की जुड़ी हुई है कन्याकुमारी के इसी मंदिर से। कैमरामैन कपिल के साथ सुरभि शर्मा, TV9 भारतवर्ष, कन्याकुमारी। तो इसी मंदिर से सुरभि शर्मा की हम रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे थे और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी सीधे कन्याकुमारी से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुरभि शर्मा जुड़ रही हैं, साथ ही विपिन चौबे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की डिटेल्स क्या हैं? सबसे पहले विपिन के पास चलते हैं। विपिन, क्या बताया जा रहा है कार्यक्रम के अनुसार कितने बजे तक प्रधानमंत्री का ये दौरा शुरू हो जाएगा? देखिए, आज शाम को तकरीबन निधि 5 से 6 बजे के बीच में प्रधानमंत्री यहाँ पर आ जाएंगे और अगले 45 घंटे वो यहीं पर रहेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर वो ध्यान मग्न हो जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि शिकागो में जो विश्व धर्म सभा हुई थी, वहां पर जाने से पहले स्वामी विवेकानंद ने इसी रॉक मेमोरियल पर, उस समय इसका नाम नहीं पड़ा था, यहां से तैरकर वो गए थे और उस जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर वो गए थे और 3 दिनों तक उन्होंने ध्यान मग्न किया था और यहीं पर उन्हें भारत माता की दिव्य अवधारणा हुई थी। और विवेकानंद को कितना एडमायर करते हैं प्रधानमंत्री, ये किसी से छिपा नहीं है। कई मौकों पर प्रधानमंत्री उनका जिक्र करते आए हैं और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। और इसके साथ साथ ये जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपको नजर आ रहा है, ठीक इसके बगल में आप देखेंगे संत तिरुवल्लुर की मूर्ति है। ये दक्षिण भारत के बहुत महान संत हैं। दक्षिण के इन्हें कबीर भी कहा जाता है। जुलाहा परिवार में इनका जन्म हुआ और मानव धर्म के प्रति बहुत ज्यादा इनमें आस्था रखी गई थी। और आपको बता दें कि सन 2000 में इनकी मूर्ति का ये उद्घाटन हुआ था। लगभग 95 फीट ये ऊंची मूर्ति है और इसका वजन 7000 टन है। लगभग भारत की 25वीं सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक माना जाता है। और आज शाम को चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के इस जगह पर जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर पहुंच जाएंगे और यहां पर वो अगले 3 दिनों तक लगभग 45 से 50 घंटे तक यहां वो प्रवास करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। और इसके जरिए प्रधानमंत्री एक बड़ा संदेश भी देना चाहते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के इस बार के तमिलनाडु दौरे, कन्याकुमारी दौरे का विरोध भी हो रहा है। डीएमके हो या टीएमसी हो, वो ये विरोध कर रही है कि अगर वो ध्यान मग्न होना चाहते तो हो, लेकिन उसका लाइव प्रसारण ना हो, इससे चुनावों पर असर पड़ सकता है। आपको मालूम है कि 1 तारीख को वोटिंग होनी है और खासकर बंगाल के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल, विवेकानंद जी का जन्म बंगाल में हुआ, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस वहीं पैदा हुए, वहीं पर उनका सबसे बड़ा मठ है और प्रधानमंत्री की बहुत अटूट आस्था है। तो लिहाजा उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इससे जो बंगाल के वोटर हैं उसमें एक बड़ा संदेश जाएगा। लिहाजा इन सबसे इतर प्रधानमंत्री अपनी कार्यशैली के अनुरूप, जैसा 2014 में चुनाव के बाद किया, 2019 के बाद किया और 2024 के चुनाव के बाद, चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद अब वो ध्यान मग्न होने के लिए तमिलनाडु के कन्याकुमारी आ रहे हैं और इसी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर अगले 50 घंटे वो रहेंगे। और ये हर चुनाव में देखा भी गया है, 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का और 2024 का, कुछ इसी तरह की स्ट्रैटेजी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम की तरफ से रहती है। बहरहाल हमारे साथ सुरभि भी हैं। सुरभि, लेकिन विपक्ष बहुत परेशान दिख रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है कि ध्यान की तस्वीरें सामने लाना आचार संहिता का उल्लंघन है। बिल्कुल, और इसी के तहत यहाँ पर भी उसी लिहाज से निधि चर्चा भी की जा रही है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मेडिटेशन करने के लिए आते हैं, ध्यान के लिए आते हैं, तो वो तस्वीरें जिस तरीके से सामने आएंगी और उसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अभी चुनाव का आखिरी चरण बाकी है। 1 जून को अभी वोटिंग होनी है और 4 जून से पहले प्रधानमंत्री की कन्याकुमारी में इतने घंटों की मौजूदगी के जरिए, अब आप जानती हैं कि दक्षिण में जिस लिहाज से उन्होंने फोकस किया है और तमिलनाडु की खास तौर पर बात करें तो 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री यहाँ पर 7 बार आ चुके हैं। तो अब आप मानिए और अहमियत समझिए इस जगह की कि आखिर किस तरीके से साउथ पर वो फोकस करते आ रहे हैं। तो तमिलनाडु फैक्टर की तो हम यहाँ पर दक्षिण की तो बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री का बयान आता है ये कहते हुए कि सबसे ज्यादा अगर इस बार हम देखेंगे तो चौंकाने वाले नतीजे पश्चिम बंगाल से सामने आएंगे और आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर जहां पर वोटिंग हो रही है, उन्हीं 9 सीटों पर कब्जा है टीएमसी का। हालांकि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के फैक्टर से अगर हम बात करें तो ये मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में पूरा रोड शो हुआ था तो वो पूरा रूट भी बहुत हिस्टोरिकल रूट था और अब यहाँ पर इस ऐतिहासिक
जगह पर आते हुए प्रधानमंत्री की मौजूदगी और उनका विवेकानंद यही सुरभि देखने वाली बात होगी कि पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक क्या कुछ असर डालता है प्रधानमंत्री का ये दौरा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि, आपका भी, विपिन आपका भी। तस्वीरें दिखाते रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें सामने आएंगी प्रधानमंत्री मोदी के कन्याकुमारी दौरे से जुड़ी हुई। तो आपको बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली में पानी की किल्लत जबरदस्त है और इसी के मद्देनजर इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत और कमी देखने को मिल रही है। बैठक में आतिशी सौरभ भारद्वाज मौजूद रहेंगे। एक इमरजेंसी बैठक दिल्ली सरकार की तरफ से बुलाई गई है। मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बात से निपटने की कोशिश होगी कि कैसे पानी की कमी को दूर किया जाए और इसका सल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और दिल्ली पानी संकट से परेशान है। टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। पानी के लिए टैंकरों पर लंबी लंबी कतार लगी हुई है। पानी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। पानी संकट को लेकर दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी बैठक बुलाई जो कुछ देर में शुरू होने वाली है। 12 बजे का इसका समय दिया गया था कि इमरजेंसी बैठक में क्या सल्यूशन निकलता है, क्या हल निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। और एक और बड़ी खबर ये कि दिल्ली के कुछ इलाकों में इस वक्त जबरदस्त किल्लत है पानी की। रविंद्र नगर पार्ट 2 में टैंकर से पानी सप्लाई इस वक्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि टैंकर से पानी लेने के लिए मारामारी तक देखने को मिल रही है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि लोग तो परेशान हैं ही। रविंद्र नगर पार्ट 2 इलाके में पानी की किल्लत से जो लोग जूझ रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है, कैसे परेशानी सामने आई है पानी की कमी से, लोगों को सुनिए। देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके का आलम है जहां पर पानी भरने को लेकर लोग सुबह से लाइन में लगते हैं। यहाँ 60 साल हो गए हम लोगों को रहते रहते, लेकिन ऐसा मुसीबत कभी नहीं आया जो अब आ रहा है। वो तो नेता अपने घर में बैठा हुआ वोट डलवा के बैठ गया। पब्लिक कौन मरेगी? हम लोग, गरीब आदमी मरा जाएगा ना मरा जाएगा। रोजाना आपको इस तरीके से करना पड़ता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पानी भरने को लेकर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, अपने पाइपों को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे भी उनका पाइप इस टैंक के अंदर चला जाए और जिससे ये पानी भर सके। तो लोगों की परेशानी आपने सुनी कि कितना परेशान है लोग। और दिल्ली के कई इलाकों में पानी का भारी संकट इस वक्त है। भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को पानी के लिए भी जंग लड़नी पड़ रही है जो एक मूलभूत सुविधा है। पानी टैंकर आते ही जंग शुरू हो जाती है। गीता कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि जरूरत कम से कम 2 टैंकर हर दिन की है, लेकिन आधे टैंकर ही पानी आता है। लोग कैसे परेशान है, सुनिए उनको। पानी के टैंकर आता तो रोज है, लेकिन आधा टैंकर आता है। पानी लोगों को मिल नहीं पाता है। यहाँ 3-4 हज़ार की आबादी है, आधा टैंकर आता है, जबकि 2 टैंकर रोज आना चाहिए सुबह शाम, जब पानी की भरपाई होगी। मुझे तो पानी मिलता ही नहीं है भैया। कभी कभी आती है 8 दिन में, 15 दिन में, महीना में आती हूँ, वो भी नहीं मिलता पानी। बताओ क्या करें। पानी में बहुत दिक्कत होता है। एक टैंकर आता है, पानी कम होता है। गर्मी के समय पानी मिलता नहीं मिलता है बहुत ज्यादा। कम से कम 2 गाड़ी आनी चाहिए, वो भी फुल आनी चाहिए। ये गाड़ी की तरह आधी नहीं आनी चाहिए। जो पाइप पकड़ लिया वो हमारी है, जो जंग जीत लिया, मतलब ये पानी भरना जंग जीतना है। हमने कितनी बार उन्हें बोला एक टैंकर सुबह दे दो, एक टैंकर शाम को करीब 4-5 बजे दे दो, या दिन में किसी टाइम भी दे दो, कोई रिस्पॉन्स नहीं है उनका। तो एक तरफ तो परेशान और बेबस लोग हैं जो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर, पानी के संकट पर सियासत भी जमकर हो रही है। दोनों पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, दोनों नेताओं की तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है, वार पलटवार शुरू हो गया। सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं नेता। दिल्ली अपनी पूरी पानी की सप्लाई के लिए यमुना नदी पर डिपेंडेंट है। यमुना नदी में दिल्ली में वो पानी आता है जो हरियाणा से छोड़ा जाता है। आज हम वजीराबाद पॉन्ड पर हैं। यहाँ पर 674 फीट पर पानी का लेवल होना चाहिए। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, बगल में एक वाटर मीटर भी है जो आपको दिखाएगा कि अभी पानी का स्तर उससे 3.5 फुट से ज़्यादा कमी पर है। जब आपके पानी की सप्लाई ही कम हो जाएगी, जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ही कम जाएगा, जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे?
तो हमने हरियाणा सरकार को भी चिट्ठी लिखी है, आज हम केंद्र सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। मैं दिल्ली सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, समर एक्शन प्लान पे काम क्यों नहीं किया? जो बैठक समर एक्शन प्लान की मार्च के अंत में हो जाती थी हर बार, इस बार क्यों नहीं हुई? क्यों दिल्ली में पानी की कमी हो, इसके लिए पहले से उपाय क्यों नहीं किए? पूरे अप्रैल महीने और मई में पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ राजनीतिक ड्रामेबाजी में लगी रही। तो पानी संकट पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो गया है और हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। विवेक खंड इलाके से हमारे साथ सुमंत कुमार जो लोगों की दिक्कतें बताएंगे कि इस वक्त किस तरह की दिक्कत से जूझ रहे हैं लोग, और दिल्ली सरकार में जो बैठक होने वाली है, इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, शालिनी वाजपेयी उस पर जानकारी देंगे। सबसे पहले शालिनी, जल्दी से मैं आपके पास आ रही हूँ, कितनी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी? बिल्कुल बता दूं आपको कि मीटिंग शुरू हो चुकी है। ये आपात मीटिंग है। जिस तरह की दिल्ली में तपती गर्मी है उसी भी जल संकट देखने को मिल रहा है, इसलिए जो मीटिंग की जा रही है सचिवालय में, यहाँ पर दिल्ली सचिवालय में मीटिंग चल रही है अंदर, और ये आपात मीटिंग बुलाई गई क्योंकि दिल्ली में जो पानी मिलना चाहिए, जो पानी वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होना चाहिए 674 फीट, लेकिन 671 फीट पानी ही फिलहाल अभी है। तो इसकी वजह से भयंकर जल संकट की स्थिति पैदा हो गई है और इसको देखते हुए कि 20 लोगों की एक टीम भी बनाई गई है जो कि ये भी देख रही है कि पानी का कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रहा। वो जगह जगह पर जाकर इंस्पेक्शन कर रही है वो टीम और देख रही कहीं कोई पानी की बर्बादी तो नहीं कर रहा है, कोई गाड़ी तो नहीं धुल रहा है, कोई कहीं उस पानी से कोई कंस्ट्रक्शन का काम तो नहीं हो रहा है। ऐसी तमाम चीज़ों को देखकर एक कमेटी बनाई गई है, वो जगह जगह जाकर इंस्पेक्शन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार जिस तरह से मीटिंग्स भी कर रही है, लेकिन जब हमने उनसे ये सवाल किया कि आखिर हर साल इसी तरह की स्थिति क्यों पैदा होती है, इसी दौरान हम अक्सर सुनते हैं कि हरियाणा की तरफ से पानी कम होता है। यही सवाल लोगों के बीच लेकर सुमंत मौजूद हैं। शालिनी, रोक रही हूं आपको, नजर बना के रखिए इस इमरजेंसी बैठक पर। और सुमंत लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं विवेक खंड इलाके से। सुमंत, बार बार इल्जाम लगाया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से कि हरियाणा से पानी रोका जा रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की दिक्कतें भी बताइए। देखिए निधि, लोगों को भले इतनी तकनीकी बातें पता ना हो, लेकिन इस वक्त मैं नई दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक चाणक्यपुरी में हूं, जहां सभी बड़े दूतावास हैं और उसके ठीक पीछे ये पूरी तस्वीरें मैं आपको जल्दी से दिखा दूं। मैं विवेकानंद कैंप में मौजूद हूं, लेकिन कैंप की क्या तस्वीरें देखिए। ये तमाम महिलाएं जो आपको बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, ये सब पानी के इंतजार में है। और जितने ये जो घर बने हुए हैं, जैसे जैसे कैंप, ये तस्वीरें देखिए, हर जो घर है उसके सामने इसी तरीके से आपको कई डब्बे दिखेंगे, जिस डब्बे में जब टैंकर आता है तो पानी स्टोर करने की मारामारी मचती है। लोगों में बड़ी नाराजगी है कि गर्मी बढ़ते ही उन्हें पानी नहीं मिल रही है। सीधे बात, क्या दिक्कत है? बहुत मारामारी हो रही है पानी की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सुबह 5 बजे से टैंकर का वेट करते हैं पर पानी नहीं मिल पाता। एक टैंकर पे 10,000 5,000 आदमी इकट्ठा होता है। पाइप दुनिया भर के 500 पाइप गिरता है, 500 पाइप से पानी नहीं मिल पाता। टैंकर की पूर्ति नहीं हो पा रही। टैंकर कम से कम मिनिमम एक टाइम में 4 आना चाहिए यहाँ पर, तब जाके पानी की समस्या होगी। तो एक टाइम में 4 टैंकर आने चाहिए। और जब इसलिए टैंकर की संख्या कम, इसलिए आप कह रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। और मैं देख रहा हूँ पूरे इस कैंप में हर घर के सामने इसी तरीके से कई दर्जन डब्बे रखे हुए हैं, क्या पानी स्टोर करने के लिए रखे हुए हैं। निधि, एक बुजुर्ग माता जी भी है, इनसे बात करते हैं। आप बहुत नाराज थी पानी की दिक्कत को लेकर, क्या कहना चाहती हैं आप, ये बताइए। अब हम क्या कहना चाहते हैं, आज आगे तो सबके लिए आएगा हैं, और नहीं आगे तो फिर क्या कर सकते नहीं। लेकिन क्या लोग कहते हैं रात भर लोग सो नहीं पाते, टैंकर का इंतजार करते हैं। ऐसा जिस दिन नहीं आता है नजर तो बना उसका के रखिए, लोगों से बातचीत करते रहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर अमित शाह गृह मंत्री पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है अमित शाह की ओर से। तमाम पंडित भी उनके साथ मौजूद हैं और पूजा अर्चना को आगे बढ़ाते हुए हम देख सकते हैं तमाम पंडितों को। काशी विश्वनाथ मंदिर का ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा अमित शाह का, जिसमें भगवान शिव के दर्शन किए गए अमित शाह की ओर से, और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने पहुंचे हैं। आखिरी प्रचार प्रसार का दौर है, आखिरी चरण के लिए जो प्रचार प्रसार का दौर है, कुछ घंटे आखिरी बाकी हैं और इसी के तहत प्रचार प्रसार करने अमित शाह पहुंचे हैं। लेकिन उससे पहले परिवार के साथ दर्शन किए गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में और भोलेनाथ की आराधना की जा रही है। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब वक्त है हमारे स्पेशल चुनावी शो का, 2024 का अंक गणित का, और आज सितारों का नंबर है। इस बार के चुनाव में करीब 20 फिल्मी सितारे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 7वें और अंतिम चरण के चुनाव में ही
जानी मानी अभिनेत्री कंगना रनौत, भोजपुरी स्टार रवि किशन और पवन सिंह जैसे नाम शामिल हैं। हम सब 1 जून को जाएंगे और अपना मत देकर उनको आएंगे और 400 का जो उनका संकल्प है उसमें हमारे हिमाचल की 4 की 4 सीटें हम डालेंगे। राम राज्य का संदेश आ जाएगा और राम राज्य के मूड में और राम राज्य को छाती से लगा के लोग वोट करेंगे। पूरा पूर्वांचल कल बम बम होगा और वोट 1 जून को भी बम बम होगा। जो मेरा आजमगढ़ है, कोई एक जगह नहीं, पूरा आजमगढ़ को ही फिल्म सिटी बना दूंगा। और मैंने ये पहले भी कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं यहां से जीत के मुंबई जाने वाला नहीं हूं, मैं आजमगढ़ को ही मुंबई बनाने वाला हूं। काराकाट ही एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां विकास का कोई काम ही नहीं हुआ है। एक सांसद बन के पवन को ना नाम कमाना है और ना ही एक सांसद बन के पवन को पैसा कमाना है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का रण चरम पर है। ऐसे में हर उम्मीदवार की तरह वो फिल्मी सितारे भी जमीन पर हैं, जो सिनेमाई चकाचौंध को छोड़कर संसद की चौखट तक पहुंचना चाहते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम कंगना रनौत का है, जो हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी की उम्मीदवार है। के एक तरफ तो ये तपस्वियों की और जिन लोगों ने अपना संघर्ष जो है वो छोटे से छोटे लेवल से किया है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी है। और दूसरी तरफ ये करप्ट और कुनीतियों वाले जो है इंडी गठबंधन है, जो आपस में लड़ मर रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। हम सब 1 जून को जाएंगे और अपना मत देकर उनको आएंगे और 400 का जो उनका संकल्प है उसमें हमारे हिमाचल की 4 की 4 सीटें हम डालेंगे। मंडी सीट पर फिल्मी दुनिया की क्वीन और बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत का मुकाबला गुजरे जमाने के राजघराने के राजा और कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह से है, जिन्हें सियासी कला अपने पिता दिवंगत वीरभद्र सिंह और मां प्रतिभा सिंह से विरासत में मिली है। तो कंगना रनौत कलाकार भले पुरानी है, लेकिन सियासतदान बिल्कुल नई नहीं। हम तो उनकी विदाई की इंतज़ार कर रहे हैं। जो उनके डायरेक्टर है पिक्चर के आदरणीय जयराम जी, उन्होंने तो गीत भी बना लिया है कि बाबुल की दुआ लेती जा 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 तुझे सुखी संसार मिले, और कन्यादान भी होने वाला है 4 को, और 4 को यहाँ से उनकी विदाई मुंबई के लिए हो जाएगी। तालियों से स्वागत करें। प्रचार अंतिम पड़ाव में है। ऐसे में हर पार्टी के स्टार प्रचारक अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। इस सिलसिले में मंडी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह के लिए वोट मांगने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची। हर स्तर पर मैंने देखा कि जब जब मैंने इनसे बात की कि देखिए पार्टी की जरूरत है, अब आप ऐसे करिए, या पार्टी की सहायता के लिए जरूरी है कि आप खड़े हो जाएं, तो ये कभी पीछे नहीं हटे। तो मेरे ख्याल से आप प्रत्याशी बन के खड़े हैं आपके सामने, तो ये उसी तरह से अपने सांसद बनने का जो कर्तव्य है वो निभाएंगे, पूरी निष्ठा से निभाएंगे और हमेशा जैसे इन्होंने कहा आपके साथ खड़े रहेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के पक्ष में प्रचार कर चुके हैं। तब उन्होंने कैसे कंगना पर आपत्तिजनक पोस्ट का जिक्र कर विरोधी दल पर हमला बोला था, जरा सुन। कांग्रेस उसी दकियानुसी सोच में डूबी हुई है। आपने देखा है, अपने दम पर सफलता हासिल करने वाली बेटियों को कांग्रेस क्या बोलती है। कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भद्दी बातें कही है, वो मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है, वो हिमाचल का अपमान है, हिमाचल की हर बेटी का अपमान है। आज तक कांग्रेस के शाही परिवार ने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी है। मंडी की बाजी कौन जीतेगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सिर्फ 4 लोकसभा सीटों में से एक मंडी देश और दुनिया की सुर्खियों में है। कंगना रनौत के नाम 1-2 नहीं बल्कि 4-4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं। उन्होंने पहले अपने बूते पर फिल्मी दुनिया में अपने लिए एक मुकाम बनाया और अब चुनावी मैदान में भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। लेकिन कंगना रनौत के लिए रास्ता इतना आसान नहीं है। कंगना रनौत भले ही रुपहले पर्दे की क्वीन हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में उनका मुकाबला दिग्गज चुनावी
और शाही परिवार के वारिस विक्रमादित्य सिंह से है। 7वें चरण में ही उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट पर मतदान है, जहां वैसे तो बीएसपी के जावेद सिमनानी समेत कुल 13 उम्मीदवारों में मुकाबला है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार रवि किशन और समाजवादी पार्टी की काजल निषाद में है, जो टीवी धारावाहिक लापतागंज से घर घर मशहूर है। रवि किशन 2019 में भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं और एक बार फिर गोरखपुर से चुनावी मैदान में हैं। उनके पक्ष में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के अलावा खुद योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करने में जुटे हैं। ऐतिहासिक होगा, लाखों लोग आएंगे, पूरे देश की निगाहें होगी, पूरे देश में और संदेशा जाएगा, बहुत बड़ा राम राज्य का संदेशा जाएगा और राम राज्य के मूड में और राम राज्य को छाती से लगा के लोग वोट करेंगे। पूरा पूर्वांचल कल बम बम होगा और वोट 1 जून को भी बम बम होगा। तो काजल निषाद के पक्ष में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी प्रचार कर चुकी हैं। 7वें और अंतिम चरण में ही बिहार की काराकाट सीट पर भी मतदान है, जहां से भोजपुरी के स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था, लेकिन उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ टीएमसी ने माहौल बनाया तो पवन सिंह ने खुद दावेदारी वापस ले ली और बिहार के काराकाट से निर्दलीय ताल ठोक दी। गठबंधन के गणित में एनडीए में काराकाट सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को मिली। बावजूद इसके पवन सिंह यहां से चुनाव मैदान में उतर गए तो बीजेपी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। काराकाट के उम्मीदवारों का अंकगणित आपको दिखाएं, उससे पहले आप पवन सिंह के सियासी सुर सुनिए। कि काराकाट ही एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां विकास का कोई काम ही नहीं हुआ है। एक सांसद बन के पवन को ना नाम कमाना है और ना ही एक सांसद बन के पवन को पैसा कमाना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ काराकाट में विकास का काम करना है। इसके लिए मैं तय किया कि मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा। तो चुनावी मौसम है और चुनाव के 7वें चरण के तहत कई सितारों की किस्मत इस बार कैद होने वाली है 1 जून को।